नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने में ट्रैप लगाएं, फसल को कीटों से बचाएं। अधिक उत्पादन के लिए हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। राज्य के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही किसान विशाल कंपोस्ट से मिला रहे हैं, जो कि अपने गन्ने की फसल में कीटों के नियंत्रण के लिए ट्रैप का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। सबसे मेन समस्या टॉप बोरर की है गन्ने में। वैसे पोका बाइंग भी चल रही है आजकल। गन्ने की फसल में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च से लेकर सितंबर माह तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है। ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाता है। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इस तरह किसान भाइयों, इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। जो ये टॉप बोरर की समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि जो इसकी तितली होती है टॉप बोरर वाली, और ये एक अंडा भी दे दे अगर, तो पूरे गन्ने को नुकसान कर सकता है। जितने मर्जी स्प्रे कर लो, स्प्रे का कितने महंगी से दवाई कर लो, स्प्रे का असर 15 दिन मैक्सिमम, 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं रहता। और ये तितली कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ट्रैप लगाओ। और मैक्सिमम 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रैप लगेंगे, इससे पूरा 1 एकड़ कवर हो जाएगा 8 से 10 ट्रैप के अंदर। तो इससे ना धीरे धीरे करके एरिया की भी तितली कंट्रोल हो जाएगी। आसपास के सभी गन्नों में ट्रैप होने चाहिए। सबसे मेन जरूरी तो यह है कि पास की तितली भी अपने गन्ने पे अटैक ना करे। आसपास सभी गन्नों में ट्रैप लगे हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा गन्ने पे। इसका खर्चा है जो मैक्सिमम खर्चा 100 रुपये से 110 रुपये ट्रैप के आसपास आता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन ट्रैप लगाने से बहुत ज़्यादा सुधार है, स्प्रे भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, अभी आपने इन किसान भाई के अनुभवों को जाना। अब आइए इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह से। गन्ने में टॉप बोरर की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। टॉप बोरर चोटी से चलता है, इसीलिए उसको चोटी बेधक या टॉप बोरर कहते हैं। और ये कभी कभी देखने में आया है कि 80 से 90% गन्ने की फसल को तबाह कर देता है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में चोटी बेधक कीट, जिस टॉप बोरर के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रकोप इस समय अधिक देखने में आ रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए किसान कई उपायों को अपनाते हैं, जिस पर अधिक पैसा खर्च होता है और लागत बढ़ जाती है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए यदि किसान भाई गन्ने की फसल में ट्रैप का प्रयोग करें, तो इस कीट का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। और हमने करीब 3 साल पहले ये शुरुआत करी, किसानों को जबरदस्ती 100 ट्रैप लगवाए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसमें जो वाटर ट्रैप है वो लगाते हैं और जो ल्योर लगता है
वो एसटीबी ल्योर लग रहा है। किसान भाइयों, फेरोमोन ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में एक ल्यूर लगाया जाता है, जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। ट्रैप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है, जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं और थैली के निचले मुख पर लगी रबर बैंड को हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ये गन्ना बोने के 60 दिन पर ट्रैप लग जाना चाहिए और टॉप बोरर का अटैक जो है अप्रैल से सितंबर के बीच में होता है। जो वाइबिलिटी होती है ल्योर की वो 60 दिन होती है। 60 दिन में भी अगर ठीक से लगाए गए हैं ल्योर तो, नहीं तो 40-45 दिन पे एक बार ल्योर को बदल देना चाहिए। ऊंचाई जो गन्ने की हाइट है उससे करीब 1 फुट ऊंचा ये होना चाहिए। और इसमें जो वाटर ट्रैप है इसीलिए कहते हैं इसको पानी में डाला जाता है। पानी में करीब 8-10 बूंद सरसों के तेल की डालनी होती है। जो टॉप बोरर या जो कीट अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने पे वो वहीं गिर जाएगा। और तेल इसलिए डालते हैं तो वो श्वसन क्रिया अपनी मतलब सांस नहीं ले पाएगा और वहीं पे दम तोड़ देगा तुरंत। और अब ये देखा गया है कि पूरी तरह से कंट्रोल है। किसान भाइयों, फसल में ट्रैप लगाने के फायदे अनेक हैं। ये हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में सहायक है। इसका उपयोग करने से कीटनाशकों का कम उपयोग होता है और ये आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। साथ ही इसके प्रयोग में अच्छी गुणवत्ता की पैदावार भी मिलती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है गन्ने में टॉप बोरर का। और हकीकत में ये गन्ने में ही नहीं हर फसल में ट्रैप का प्रयोग हम करना पड़ेगा, तभी किसान का भला हो सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। Lot of action has been already taken in this matter also and in similar matters also जो केस की स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आसपास की सोसाइटीज में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। तो देखिए 1 घंटे के अंदर जो है वो स्थिति बेहतर तरीके से पता चलेगी। मलबे को लेकर के कुछ जानकारी है कि मलबा जो है कुछ सड़क पर आया है और स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है। करीब आधे घंटे पहले ब्लास्ट किया गया और बिल्डिंग को धराशायी किया गया। लेकिन वहां के कंडीशंस क्या हैं, क्या आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, फिलहाल जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आई है किसी भी तरीके की ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है और हल्दी का अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें की जाने वाली कार्यों को समय पर किया जाए। तो जिन किसानों ने हल्दी की खेती की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। ऐसे में किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, हल्दी से आप और हम
भली भांति परिचित हैं। हल्दी हर घर में, हर रिलीजियस में उपयोग में लाई जाती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर घर के किचन में हल्दी का उपयोग किया जाता है। और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है या जो कर रहे हैं, इसमें खरपतवार भी कई प्रकार के आते हैं और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। इसमें चाहे वो समा हो, दूधी हो, दूब हो, चौलाई हो, बथुआ हो या अन्य कोई भी प्रकार के अगर खरपतवार हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। निंदाई गुड़ाई करते समय अगर हल्दी के कंद बाहर दिखाई देने लग गए हैं तो उनको मिट्टी चढ़ा कर फिर से दबा दें, जिससे कि कंद का विकास ठीक से होने लग जाए। इसके साथ साथ खाद की बची हुई जो शेष मात्रा है, जैसे प्रारंभ में हमने इसकी खेती में सुपर फास्फेट 100 से 150 किलो पोटास एवं 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो शेष बची हुई आधी मात्रा हम 35 से 40 दिनों की अवस्था में मिट्टी चढ़ाते समय हल्दी में और हल्दी की फसल में इसको दे दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा के फसल को पूरी तरह से उस खाद को मिट्टी में मिला दें, जिससे कंदों का विकास अच्छी प्रकार से होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। ज़्यादा घुलने वाली मिट्टी है या दलदली मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में हमें जल निकास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लिए चाहे हमने रेजेंट बेड पे फसल लगाई हो या बेड बना के फसल लगाई हो, दोनों ही स्थिति में जल निकास नितांत आवश्यक हो जाता है। जल निकास के लिए चाहे आप गेती या फावड़े की सहायता से या डिचर की सहायता से नाली बना के खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें, जिससे पौधे में गलन उत्पन्न ना हो और हमारे जो कंद हैं उनकी बढ़वार ठीक से हो सके, तो ऐसे हमें इसमें प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम निरंतर खेती का विजिट करेंगे, हल्दी की फसल की देखरेख करेंगे, तो हमें इसमें कई प्रकार के रोग और व्याधि भी देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बनडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से इस रोग से हम हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा होता है या नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे स्थानों पर कंद में गलन शुरू हो जाती है, जिसे हम कंद गलन नामक बीमारी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी हम ऐसे स्थानों पे ऐसे पेड़ जो चिन्हित कर लें जो जिसमें पानी भरा हुआ ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा है, उन स्थानों पर भी हम मैनकोजेब या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने जो आपको हल्दी की फसल में जितनी भी कृषि क्रियाएं करने की
सलाह आपको दी है, इन सब कृषि क्रियाओं को आप अपनी हल्दी की खेती में अपना करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोई समस्या नहीं है, जो ये शुरुआती जानकारी है, इसे क्लियर होने में कम से कम 1-1.25 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या सारी चीजें दुरुस्त रहीं, सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं। हालांकि जो प्राथमिक, जो इनिशियल स्टेज पे जो जानकारी निकल करके सामने आई, वो जानकारी के हिसाब से पता यही चल पा रहा है कि ऑल वेल, सब कुछ बिल्कुल सही रहा है इन दोनों बिल्डिंग्स को धराशायी करने में। अब देखिए जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है, ये मलबा किस तरीके से बिल्डिंग्स को ढाया गया, उसके बाद की स्थिति। तो अब इन सब के बीच देखना अहम होगा कि मलबा जो गिरा है वो आसपास की बिल्डिंग्स के पास भी गया है क्या, जो कंपन वहां हुआ उसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई क्षति हुई है या नहीं, कोई समस्या हुई है या नहीं, ये चीजें देखने वाली होंगी। इसके लिए कुछ मिनटों का और इंतजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ एवं इसके आसपास के इलाके के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ साथ कहीं कहीं छुटपुट वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मानसून के समय भंडारण अनाज की जांच करें। इस मौसम में गेहूं में इल्ली, सुरसुरी, चावल का घुन आदि कीट का प्रकोप हो सकता है। कीट दिखाई देने पर किसान अनाज को हवा में उड़ाकर साफ करें तथा धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। यदि ये अनाज अधिक मात्रा में हो और उसे सुखाना संभव ना हो तो उसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या सेल्फास की एक गोली 3 ग्राम को प्रति टन अनाज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके बाद अनाज को अच्छी तरह से भंडार गृह में बंद करके रख दें ताकि अंदर की हवा बाहर प्रवेश ना कर सके और ना ही बाहर की हवा अंदर जा सके। इस भंडारण को इस तरह 1 सप्ताह के लिए करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में कपास की फसल में सफेद मक्खी और हरा तेला कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके हुए पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दें तो उन्हें पकड़कर नष्ट कर दें। कीट का प्रकोप अधिक होने पर एफिडोपाइरोपेन 50G 2 मिलीलीटर या ब्यूपरोफेजिन 25 SG 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस फसल पर अभी पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप भी हो सकता है।
यह कीट पत्तियों को धीरे धीरे प्याली नुमा बना देता है। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम या पोसामाइसिन 50 से 100 ग्राम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में कल्ले निकलने और वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था चल रही है, इसलिए किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। तनाछेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन हॉपर कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए विप्रोजिन 25 SC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा थायोमेथोक्साम 25 WG 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल का पत्ती मोड़क कीट, यह धान की फसल की पत्तियों को मोड़कर सुरंग जैसा बना देता है। इसकी रोकथाम के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 18 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। दवा का भुरकाव के बाद खेत में 2 से 3 दिन तक पानी को खड़ा रखें। धान की फसल में यदि पौधों का रंग पीला हो रहा हो और पौधों की पत्तियां पीली और नीचे की ओर हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग होने की संभावना है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा के साथ 2 ग्राम मैनकोजेब दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहाना जिला भीलवाड़ा के कृषक हरेंद्र प्रसाद ने। आप सागौन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हरेंद्र प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन,
नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके